on the occasion of World Heart Day. We have with us Dr. Dilip Kumar from Jabalpur. नमस्कार जबलपुर वासियों, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार तिवारी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, माई हार्ट सेंटर, महाकौशल हॉस्पिटल जबलपुर। So डॉक्टर, डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट्स को कितनी बार अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द कम्युनिटी। एक्चुअली यंग इंडिविजुअल जो कि 20 साल से ऊपर हैं, जिनको की रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल की, तो उनको यूजुअली ऐसा कहते हैं कि हर 3 से 4 साल में इनको रिपीट कोलेस्ट्रॉल लेवल पूरा लिपिड प्रोफाइल कराते रहना चाहिए। बट इंडिविजुअल हु इज मोर देन 45 years of age and having risk factor like diabetes, hypertension and जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो सब अगर हैं तो उनको एनुअली इसको चेक कराना होता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है। ये एक शेड्यूल होना चाहिए। और जिन पेशेंट में डायबिटीज, जिन पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है या स्ट्रोक हुआ है, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज है, तो उनको यूजुअली 6 months में भी चेक कराना ठीक होता है। तो डॉक्टर, अपनी जीवन शैली के अनुसार पेशेंट को अपनी डाइट और एक्सरसाइज में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल सामान्य रहे? तो जो डाइट में हमारी जो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, जो कि हमें जैसे कि हमने बताया था कि ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे आर द मेन रिस्क फैक्टर फॉर द डिस्लाइपिडीमिया। तो इनको चेक करना है। जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम से कम होना चाहिए, इनफैक्ट 0 होना चाहिए। ये जो प्रमुख सोर्स इनके होते हैं वो जंक फूड्स होते हैं, बाहर का खाना होता है जो ऑयल रीयूज करते रहते हैं, बार बार रीयूज करते हैं, वो ऑयल ट्रांस फैट्स में चेंज हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए वो सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। अगर फ्राइड चीज कभी खाना भी है तो घर की बनी हुई एक सिंगल यूज ऑयल होना चाहिए। तो ये इस तरह से हम इनको कम कर सकते हैं। इसके अलावा जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, जितनी हम एक्टिविटी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें खाना लेना चाहिए, क्योंकि एनी काइंड ऑफ फूड कैन चेंज इनटू द फैट। तो जितना हम एक्सरसाइज, जितनी हमारी मेहनत होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें उतना ही खाना लेना चाहिए। Okay. ये चीज डाइट के लिए हो गया। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। तो एक जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज लेवल है जनरल पॉपुलेशन के लिए, वो है कि हफ्ते में 5 से 6 दिन कम से कम 40 मिनट ब्रिस्क वॉक, विगरस एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। अगर कोई पर्सन इतना करता है तो वो वेल एनफ है, या इससे ज्यादा कर सकता है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इतना एक्सरसाइज और डाइट पे आप ध्यान देते हैं तो आप अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल को, इवन अदर रिस्क फैक्टर्स फॉर द हार्ट डिसीज, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर, व्हाट आर द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल, LDL एंड HDL लेवल्स? जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसका एक निश्चित लेवल होता है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और या फिर उससे एक लोअर लिमिट होती है कि उससे नीचे भी नहीं होना चाहिए। LDL यूजुअली इट इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। इसकी जो स्पेशली इसके लेवल हमेशा वेल स्टडीड किए गए हैं, हर जगह हर स्टडी में LDL को ही शामिल किया जाता है। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो 195 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। LDL एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन द रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो। यंग इंडिविजुअल हैविंग नो रिस्क फैक्टर, उसका LDL अगर 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इट इज ओके। लेकिन अगर पेशेंट हु इज हैविंग डायबिटीज, मेलाइटिस, CKD और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, प्रायर हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तो इस लेवल यूजुअली बोलते हैं कि 70 से नीचे होना चाहिए। बट अगर स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो कई बार इसको हम इवन 55 से नीचे भी रखते हैं, ये गोल सेट किए गए हैं। तो ये LDL का लेवल होता है। HDL एक प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, इट इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो मेल्स में, पुरुषों में जो इसका लेवल होता है वो 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ज्यादा होना चाहिए, और जो स्त्रियों में, फीमेल्स में, इसको 50 से ज्यादा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। सो एक चीज होगी। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कहलाता है ट्राइग्लिसराइड्स। ये 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। So doctor, what are the common classes of drugs used for the treatment of dyslipidemia and how are they beneficial? Very good question again. Actually, जो पहले अगर कोई पर्सन को डाइट एंड लाइफ स्टाइल के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं हो रहा, क्योंकि डाइट जो हमारी बॉडी का जो डाइट कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 75% लीवर जनरेट करता है, जो बॉडी में अंदर ही बनता है। दूसरा 25% हम डाइट से इसको लेते हैं, जो डाइट का हिस्सा होता है।
इसलिए पहले तो हमें डाइट और एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल करना है। अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, तो फिर हमें डाइट मेडिसिन देनी होती हैं। जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन हैं वो होती है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, जिनको आमतौर पे हम लोग स्टेटिन्स बोलते हैं, लाइक रोजुवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन एंड प्रावास्टेटिन एटसेट्रा। तो ये दवाइयाँ होती हैं। इनको मैक्सिमम डोज देने के बावजूद भी अगर कोलेस्ट्रॉल स्टिल बढ़ा रहता है तो अदर सेकंड लाइन ड्रग्स हमारे पास होती हैं, जैसे कि एजेटिमेब होती है, इसको हम दे सकते हैं। इसके बाद जो अभी नई ड्रग जो चल रही है वो एक फिनोफाइब्रेट एक और ड्रग होती है जो कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को स्पेशली कम करती है। इसके अलावा भी अब जो न्यूअर ड्रग है उसमें एक PCSK9 इनहिबिटर होता है जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं, मंथली एक इंजेक्शन दिया जाता है। ये एक प्रमुख दवाइयां हैं जो कि हम आजकल यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। सो डॉक्टर, व्हाट इज डिस्लिपिडीमिया और इसके कारण क्या हैं? डिस्लाइपिडीमिया बेसिकली टर्म कॉल्ड डिसलाइपिडीमिया. This means abnormal level in the blood, like either increased level or the decreased level. लिपिड की या तो ज्यादा मात्रा खून में होना या कम मात्रा में होना, दोनों स्थिति में इसको डिस्लाइपिडीमिया बोला जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाना या बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाना, ये डिस्लाइपिडीमिया के अंतर्गत आता है। इसके जो कॉजेज हैं बेसिकली, उसमें दो तरह के कॉजेज हैं, या तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जो नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज होते हैं उनमें एक जो प्रमुख कॉजेज होते हैं उसमें जेनेटिक फैक्टर्स होता है, दूसरा एडवांस एज होता है, तीसरा जेंडर होता है। यूजुअली जो फीमेल्स होती है वो मीनोपॉजल स्टेज तक ये इनका LDL लेवल लो होता है और ये प्रोटेक्टेड होती है, इसलिए एक जेंडर भी एक नॉन मॉडिफाइबल कॉज में आता है। दूसरा कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, डाइट हाई इन ट्रांस फैट्स एज वेल एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म एंड स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि डिस्लाइपिडीमिया को बढ़ाते हैं।